ओके, सो हमने लास्ट में न्यूमेरिकल किया कौन से कंसेप्ट के बेस पर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो डिस्कस किया था हमने और उसके बेस पे न्यूमेरिकल किया। अब हमने क्या देखा, देखो हमारी सीक्वेंस याद है ना पूरी? ओके, जे थॉमसन, रुथरफोर्ड, ओके, फिर डिफरेंट बोहर मॉडल हमने देखा, फिर वहाँ से चैप्टर थोड़ा टर्न हो गया और फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ओके, वो इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब जो रेज निकलेंगे, फिर डिफरेंट सीरीज देखी थी, लाइमन, बामर, पास्चन, फुंड, ब्रैकेट फुंड, वो वाली, ओके। फिर हमने देखा कि ड्यूअल नेचर, ओके, ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ा, डी ब्रोगली ने भी ड्यूअल नेचर दिया है। फिर हाइजेन उसके न्यूमेरिकल किए, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके न्यूमेरिकल्स किए। अब आता है हमारा फाइनल जो हमें पता है अभी, ओके, वो वाला मॉडल, ओके। तो इतना सब कुछ हुआ, तो ये बीच में जो हमने पढ़ा, मैंने बोला ही था कि चैप्टर थोड़ा टर्न ले रहा है। वो टर्न अभी, वो जो टर्न लिया था चैप्टर, हम ऐसे जा रहे थे, ये टर्न लिया था, अब जाके हम वापस वही रास्ते पे मिलने वाले हैं। और जिन्होंने ये मिलाया वो भाई साहब का नाम है श्रोडिंजर, ओके, साइंटिस्ट का नाम है क्या? श्रोडिंजर। तो अभी हमें देखना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटॉम। तो ये सब कुछ तुम पढ़ना, ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटॉम के बारे में। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसने दिया था? श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर वेव इक्वेशन दिया था। क्या इक्वेशन दिया था? वेव इक्वेशन दिया था। तो मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे, आई थिंक सो बुक में नहीं गिवन होगा, यस, ओके, वो मैं लिखता हूँ कि कौन सा दिया था श्रोडिंजर ने। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई, यहाँ पे प्लस, ओके, इज इक्वल्स टू 0। डन। ये इक्वेशन दिया था किसने? श्रोडिंजर ने। अब तुम्हें अगर बुक में गिवन नहीं है और तुम नहीं लिखोगे, याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं बता तो देता हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आए कि ये सब आया कहाँ से। डायरेक्टली मैं बताऊंगा तो जाएगा नहीं हमें। तो ये हमारा फॉर्मूला है। हमें आज क्या क्या डिस्कस करना है? यस, यही डिस्कस करना है। सो ये हमारा फॉर्मूला किसने दिया था? श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और उसने क्या बोला कि अब तक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम के ऊपर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, पता करने के लिए पिछले जो भी साइंटिस्ट ने जितनी भी मेहनत की है वो सबका सम अप करके मैंने ये इक्वेशन दिया है। कौन सा? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस 8 पाई स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, नहीं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन श्रोडिंजर ने दिया। अब इसमें है क्या? चलो पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें मीनिंग क्या क्या है। सबसे पहले 8 तो कांस्टेंट है, पाई तुम्हें पता है, एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। देखो मास आ गया। एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है मतलब। एच आया है। एच क्या है? हमारा प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 6.626 × 10⁻34, वो भी है हमारे। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मिलके टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी है, वो ई शो करता है कि टोटल कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, और वो सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है वो क्या शो करता है? ई। जैसे कि हम फोटोन की एनर्जी गिनते थे, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, वैसे ही ये सिस्टम की एनर्जी है ई, ओके। देन वी क्या है? वी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। वी क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। देन और क्या क्या है? और है हमारे पास साई एक्स वाई जेड। तुम्हें देख के सब कुछ नया नया में यही चीज नहीं लग रही होगी ये साई क्या है, ओके। तो साईं बाबा की बात नहीं कर रहे हैं हम ओके, फंक्शन साई है, वेव फंक्शन साई। तो डेल स्क्वायर, देखो ये एक्स वाई जेड मतलब इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी। देखा हमने लास्ट में ही पढ़ा था हाइजेनबर्ग में कि अब हम पक्का नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है,
क्योंकि वो अनसर्टेन हो जाएगा। ओके, लोकेशन बोलेंगे तो वैल्यू मोमेंटम चला जाएगा, मोमेंटम लेंगे तो लोकेशन पोजीशन चली जाएगी। तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, कंफर्म नहीं बोलेंगे, हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो हमें श्रोडिंगर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्स में भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम देखें तो एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एक जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम नहीं लिखते थे कि भाई एक्स कॉमा वाई से 5,2 ये पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लोकेट करो, तो हम करते थे ना कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो ये 5 और ये 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट डाल दिया और बोल दिया कि ये 5,2 है। याद आया? तो वैसे ही 3 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, 10th तक हम 2D ही पढ़े थे, 11th में मैथ्स में आएगा। ओके, क्या 3 डायमेंशनल मतलब कि Z भी है, Z भी है, तो Z भी हम शो करेंगे X, Y और Z, तो मतलब Z डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं। अगर ऐसा समझो कि कोई मैं ऐसा बोलूं कि पॉइंट कहां पर है, ये बोर्ड है हमारा, तो बोर्ड क्या है, ये X और ये Y और मैंने यहाँ पॉइंट डाल दिया। ओके, तो तुम क्या बोलोगे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इतना x डिस्टेंस दूर है और ओरिजिन से इतना y डिस्टेंस दूर है, ये x पॉइंट। लेकिन मैं ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ दूं, यहाँ ये मेरा ये यहाँ पे दूं, यहाँ पे अब यहाँ पर दूं, तो तुम ये जो है वहीं पे मैंने दिया है, लेकिन तुम उसके लिए सेम कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख सकते। x तुम्हारा उतना ही है, y तुम्हारा उतना ही है, लेकिन यहाँ पर z 0 था, z डायरेक्शन में कुछ था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर यहाँ से यहाँ का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो क्या है z, 3D। तो इलेक्ट्रॉन तो 3D में ही होगा ना, 2D में थोड़ी होगा, कोई एटॉम है तो 3D में ही तो होगा। तो x, y और z क्या शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हो सकते हैं, और उसको किसके साथ रिलेट किया गया है, वेव फंक्शन साई के साथ। किसके साथ, वेव फंक्शन साई के साथ। तो ये साई है क्या, जैसे मैंने बोला वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है मतलब क्या कि वहां पर वेव्स मिलते हैं, वहां पर क्या मिलते हैं, वेव्स मिलते हैं। तो x डायरेक्शन में इतने वेव्स है, y डायरेक्शन में इतने वेव्स है, z डायरेक्शन में इतने वेव्स है, वो मिलेगा। और ये साइन भी क्या है, वही साइन है, वेव फंक्शन। ओके डन। अब हम सोचेंगे, अब ये श्रोडिंगर ने दे दिया, तो अब श्रोडिंगर को साइंटिस्टों ने सवाल पूछा, अबे भाई हमें इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करना है, ये तुम क्या वेव फंक्शन बोल रहे हो। तो बोल रहे हैं हम तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वेव फंक्शन कहाँ से लेके आ गए बीच में। बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा, वो डी ब्रोगली बोल रहा था कि जहां पर भी तुम्हें वेव मिलेगा मतलब वहां पे पार्टिकल है। बोला था ना कि एवरी मैटर विच इज इन मोशन हैज अ वेव फंक्शन, तो यहाँ पे वेव फंक्शन है मतलब क्या, मैटर होगा। रिवर्स क्या बोला, एवरी मैटर विच इज इन मोशन हैज अ वेव फंक्शन, तो यहाँ पे वेव फंक्शन बोल रहे हैं मतलब क्या, कोई मैटर है जो मूव कर रहा है। डन। तो उसने बोला भाई मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा था, डी ब्रोगली बोल रहा था। फिर बोले कि अच्छा फिर ये एक्स वाई जेड ये क्यों दे दिया, एक्स वाई जेड में क्यों दे दिया ये वेव फंक्शन। तो बोल रहा है कि वो भी मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि कोई एक जगह पर नहीं होगा। सबसे पहले तो हम बात करें कि एम की बात करें तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मैटर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेव फंक्शन, तो बोले वेव फंक्शन मतलब यहाँ पे अगर मैटर है और वो मूव कर रहा है तो वेव फंक्शन भी होगा। फिर बोला कि अच्छा मूव कर रहा है ऐसा ही किसने बोला, बोले वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। आगे थॉमसन, रुथरफोर्ड वो लोगों ने प्रूव किया है कि वो जो टेस्ट ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट लिया था, यहाँ से मेटल पे से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी दी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के उस साइड जा रहा था और टंग ऐसे आवाज आ रही थी। ओके, वो पर्टिकुलर हमने स्क्रीन भी लगाई थी जिससे पता चले कि कुछ आया तो वो इलेक्ट्रॉन आए थे, मतलब क्या हमने। और फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी देखा। ओके, उसमें भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब मूविंग एलिमेंट है, उसका मैटर है, और अगर वो ऐसा है तो मतलब वेव फंक्शन है। तो उसने अपना कुछ भी नहीं बोला, सब जगह से इकट्ठा किया, एक जगह से सेव लेके आए, पूरी लेके आए, ये वो, और फिर पानी पूरी बना के दे दी। बोले ये कहाँ से इतना अच्छा प्लेट कहाँ से लाए, बोले ये सब कुछ मेरा नहीं है, मैं यहाँ से ये लाया, यहाँ से ये लाया, यहाँ से ले लिया। मैंने तो सिर्फ असेंबल्ड कंप्यूटर नहीं होता कि मॉनिटर कहीं और का, माउस कहीं और का, डेल का मॉनिटर है, माउस कुछ आईटेक का है, और ये वो
कीबोर्ड कुछ और कंपनी का है, सीपीयू कुछ और कंपनी का है, सब कुछ ओके, और उसको असेंबल्ड कर दिया। अब कोई पूछेगा दोस्त कि कौन सी कंपनी का तूने लिया है, तो फिर हमें कुछ बोल नहीं सकते ना ओके तो हमें बोलना पड़ेगा कि असेंबल्ड कंप्यूटर है ओके, मतलब कोई एक कंपनी का नहीं, तो कंपनी का लोगे तुम, सपोज एचपी का कंप्यूटर लिया तो सब कुछ एचपी का होगा, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये वो सब कुछ जितना भी है सब कुछ एचपी ही प्रोवाइड करेगी ओके। बट ये क्या है, असेंबल्ड। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, श्रोडिंगर ने नया क्या दिया है, ये इक्वेशन उसने खुद बनाया है, लेकिन इक्वेशन में जो जो चीजें बोली है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो ऑलरेडी साइंटिस्ट पहले से बोल के गए ओके, कि भाई मास तो मास ऑफ द मैटर तो होगा ही, वेव फंक्शन तो वेव फंक्शन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, डी ब्रोगली ने बोला था कि वेव फंक्शन मतलब कोई भी मैटर है जिसका मास है और वो मूविंग में है तो वो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन, वेव नेचर होगा उसका, डी ब्रोगली ने बोला था ओके। फिर बोल रहा है अच्छा मोशन कर ही रहा है, वो किसे पता चला, वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, रुथरफोर्ड और आगे जे थॉमसन, रुथरफोर्ड, बोर सबने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने भी प्रूव किया था क्या, कि इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, कहीं पे ऐसे खड़ा रह के आराम से बैठ नहीं रहा है ओके। और फिर हमने बोला था, मैक्सवेल इक्वेशन भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली मूविंग और उसके अराउंड में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस होती है, अगर इलेक्ट्रॉन खड़ा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ी प्रोड्यूस होगी। मैक्सवेल क्या था, वो उसने क्या बोला था, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग कंडीशन में है तब जाके मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, चार्ज पार्टिकल और वो भी मूविंग। तो समझ में आया? तो ये श्रोडिंगर ने इक्वेशन दिया और इक्वेशन के बेस पे उसने बोला कि यहाँ ये सब मतलब इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस है। और साई हमारा जो वेव फंक्शन है, हमारा जो वेव फंक्शन साई है, वो साई के लिए भी उन्होंने बोला क्या, कि साई क्या है, मेरा वेव फंक्शन, जो भी साई है वो क्या है, वेव फंक्शन। तो अगर हम साई का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, साई का स्क्वायर, मतलब दो बार साई, एक साई था वेव फंक्शन और दूसरा साई, तो ये पर्टिकुलरली रेंज दिखा रहा है, वो रेंज में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन होने की, मतलब से 95% और अबोव पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 95 और अबोव, मतलब 95 से 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो साई स्क्वायर वाला फंक्शन जहां पे बोला है ना, वहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जहां पे ये साई स्क्वायर डिफाइंड नहीं है, कहां डिफाइंड है, एक्स में, यहाँ पर वाई में और जेड में, और बीच वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। अंडरस्टूड? तो ये पूरा श्रोडिंगर इक्वेशन दिया था श्रोडिंगर ने, और उसमें टर्मिनोलॉजी क्या है वो भी मैंने तुम्हें बताई। अंडरस्टूड? शायद स्कूल में तो अभी ये बाकी होगा ना चलाना, देखना तुम स्कूल में चलाएंगे ये सब, ये पूरा तुम वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो भी शायद ये पता ना चलता जो मैंने तुम्हें बताया है कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। कहने का मीनिंग क्या है कि मैंने पढ़ा तो मुझे भी समझ में नहीं आया था जब तक मेरे सर ने मुझे नहीं समझाया था। ये चीज़ ऐसी है कि हम ऐसे वर्ड टू वर्ड ऐसे स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि क्वांटम मैकेनिक्स, ड्यूअल बिहेवियर, श्रोडिंगर इक्वेशन मिला तो h बार साई ई साई वेयर h इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन, ये वो, तो पूरा ऐसे लगेगा ये डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, ये वो। कहना क्या चाह रहे हो वो तो बताओ, कहना क्या चाह रहे हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम यहाँ से पढ़ा और फिर सिर्फ इतना पढ़ लिया कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, ओके, h अपॉन 4, ये 4 है, 4 पाई, ओके। तो अभी मैं पूछूं तुम्हें, क्या पता चला तुम्हें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, और तुम ये बोलो सर ये पता चला, अरे ये नहीं पता, क्या चला, सेंटेंस क्या हमारे लिए यूजफुल क्या है, कि कोई भी छोटा पार्टिकल हो जिसका मास बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो, उसकी अगर हम लोकेशन फाइंड करना चाहे तो लोकेशन एंड मोमेंटम एक ही प्रैक्टिकल में साइमल्टेनियसली हम फाइंड कर सकते नहीं है, ये पता चला। ये इक्वेशन तो उन्होंने दिया है, बात सही है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी गिन लेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए, ओके।
डी ब्रॉगली पढ़ लिया और हम बोल देंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, डी ब्रॉगली ने दिया था, इसको डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए। बोला क्या था, कहने का मीनिंग क्या था, हमने कितना कुछ पढ़ा, फिर हमने डिस्कस किया था ना कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, एक ही सेंटेंस में मैंने समझाया था तुम्हें क्या, एवरी मैटर विच इज इन मोशन हैज अ वेव नेचर। ओके, ये इतने सेंटेंस में डी ब्रॉगली प्रिंसिपल खत्म हो जा रहा है, लेकिन ये सेंटेंस दिखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। दैट इज द थिंग, अंडरस्टूड? ओके निर्भय, हाँ ओके। तो यही मैं बता रहा हूं तुम्हें कि यहाँ पे साई फंक्शन पता चला। अब वो क्या कर रहे हैं कि साई फंक्शन तो दिया उन्होंने, चलो ठीक है, और साई स्क्वायर मतलब एक रेंज भी दी। तो ये पूरे इक्वेशन में उन्होंने पर्टिकुलर क्वांटम नंबर्स दिए। क्या दिए? क्वांटम नंबर्स। ओके, तो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स है, ये सब तुम लाइन बाय लाइन पढ़ना, मैं तुम्हें डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। हाइड्रोजन एटॉम एंड श्रोडिंजर इक्वेशन, तो हाइड्रोजन एटॉम के लिए ये सब किया, उसमें डिफरेंट क्वांटम नंबर्स डिफाइंड किए। ये क्वांटम नंबर्स वापस क्यों नया क्यों आया? क्वांटम नंबर्स डिफाइंड करोगे तो विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर तुम्हें साई मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स तुम्हें क्या मिलेगा? साई मिलेगा, और वो वैल्यू सारी तुम पुट कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन तो कहाँ है। साई साई की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, डायरेक्टली नहीं है। ओके, साई की वैल्यू डायरेक्टली हमें नहीं पता चलेगी, लेकिन हमें पता, अभी मैं तुम्हें बता दूंगा कि होता कहां पर है। मतलब हमें क्वांटम नंबर का उन लोग ने तो सब कुछ कर ही लिया है ना, तो मैं डायरेक्टली तुम्हें कंक्लूजन बता रहा हूं कि क्वांटम नंबर ऐसा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। क्वांटम नंबर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। वो मैं हमें तो पता चल गया, क्योंकि हमारे हाथ में तो डायरेक्टली रिजल्ट आ गया है। लेकिन उन्होंने कैसे किया था? पहले तो ये इक्वेशन दिया, क्वांटम नंबर के ऊपर रिसर्च किया एंड ऑल, फिर सारे क्वांटम नंबर्स का यूज करके और ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज करने के बाद उन्हें पता चला, अच्छा यहाँ ये सब सही बैठ रहा है, हमने जो थियरी बोली और यहाँ इलेक्ट्रॉन बोला था, हाँ सही बैठ रहा है। अंडरस्टूड? तो क्या था लास्ट में, देखो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हमें देखने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे एन बोलते हैं, क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नाम याद रखना और डिनोटेशन भी याद रखना। एन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, एंड तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम और सबस्क्रिप्ट एल। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल, एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल एंड मैग्नेटिक का एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल। ये तीन क्वांटम नंबर डिफाइन किए, फिर भी श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन पता कर पा रहे नहीं थे। इसीलिए फिर वापस साइंटिस्ट लोग, दूसरे दो साइंटिस्ट आए और वापस एक चौथा क्वांटम नंबर डिफाइंड किया। ये सब तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और फिर यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात है, वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ओके, एंड फिर आते हैं ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स पे, तो वो थियरी अभी हम पढ़ने ही वाले हैं ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर की। ओके, बट जो मुझे कहना है वो यहाँ पर दिख रहा, हाँ ये रहा। ओके, तो ये तीन क्वांटम नंबर्स जो थे वो डिस्क्राइब, वो समझने के बाद भी तीन क्वांटम नंबर्स और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से अभी भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो पक्की इंफॉर्मेशन मिलती नहीं थी। तो एक और क्वांटम नंबर ऐड हुआ, पहले ये तीन और बाद में लास्ट में एक क्वांटम नंबर और ऐड हुआ 1925 में। जॉर्ज लैनबेक एंड सैमुअल गॉडस्मिथ proposed the presence of the fourth quantum number known as electron spin quantum number MS। ओके, तो MS क्वांटम नंबर, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक और क्वांटम नंबर दिया, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर MS। ये चार क्वांटम नंबर के बारे में अगर हमें अच्छी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन हो, समझ हो, इंफॉर्मेशन हो और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कहां पर। और नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन, सबके लिए। हाइड्रोजन के लिए तो बोर मॉडल भी सही ही था। ओके, बट अब नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन, फॉर एनी एलिमेंट
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन एंड 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, स्पिन हो रहा है ms। ओके, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ms, मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए मैग्नेटिक m लिखा हुआ है, बट इलेक्ट्रॉन स्पिन और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हमें होनी चाहिए। और वो और 5वां श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो चलो समझते हैं वन बाय वन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो हम यहाँ पर थे क्वांटम मैकेनिक्स। देखो तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है लाइन बाय लाइन। जो भी बोर्ड के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन बाकी कई चीज़ है जो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो तुम एक बार वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बट एक बार पढ़ना ओके जरूरी है एज अ स्टूडेंट, तुम्हें एक बार तो रीड करना ही चाहिए। ओके, जो है वो मैं बता रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, श्रोडिंजर इक्वेशन हमने अभी देखा, ये 3 के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी आ रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या आ रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ 2 वर्ड की, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। देखो डीपली समझना, यही है पूरा बेस, मतलब पूरी केमिस्ट्री 11th की और 12th में भी जो आएगी यही है पूरा बेस। ओके, 2 बात है, क्या? ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। डन। ऑर्बिट किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, ऑर्बिट किसे कहते हैं? न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से n इज इक्वल्स टू 1 देखा ना हमने, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, 4, 5। तो बोर ने बताया था कि हाइड्रोजन n इज इक्वल्स टू 1 पर है। ओके, तो न्यूक्लियस से हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो कितना दूर है? न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना दूर है, वो जगह जो डिसाइड करती है, ओके, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स है, ऐसा समझो हम घर में रहते हैं, ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन का घर है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में। पाथ नहीं, पाथ वो जो पाथ फॉलो करते हैं, वहां जहां वो रिवॉल्व करते हैं वो डिफरेंट, वो क्वांटम नंबर में आएगा। ओके, जैसे कि ऐसा समझो कि क्रॉस है, ऐसा समझो यहाँ पे क्रॉस है, मतलब सेंटर है, तुलसीधाम क्रॉस रोड है ऐसा समझ लो, या झाड़ेश्वर क्रॉस रोड है, या फिर भरूच का सेंटर है ऐसा समझ लो। अभी भरूच के सेंटर से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस r, रेडियस, हम गोल गोल घूमने वाले हैं। ओके, सो ये पर्टिकुलर रेडियस r डिस्टेंस पर इतनी सोसाइटीज है ऐसा समझो। ये सारी क्या है? सोसाइटीज। इतने यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब जंगल है ऐसा समझ लो। बीच में रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह, रहने में हम ही इलेक्ट्रॉन है, सामान हम सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? सेंटर, भरूच का सेंटर। सेंटर से लेकर के यहाँ तक ये सारा क्या है? बैरन लैंड है, वहां पे रहने की जगह है नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, मतलब हम लोग है ही नहीं वहां पर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? हम ही तो इलेक्ट्रॉन है। ओके, समझने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये हो गई सोसाइटीज के, इतने डिस्टेंस पर से सोसाइटी शुरू हो रही है, सेंटर से इतने डिस्टेंस से सोसाइटी शुरू हो रही है। तो ये सारी एक ही लाइन में सोसाइटी है, मतलब ऐसा समझो चित्रकूट 2 है, ओके, उसी के बाजू में चित्रकूट 3 है, उसी के बाजू में राधा कृष्ण है, उसी के बाजू में पुष्पकुंज है, सभी एक ही लाइन में है। तो मतलब सब लोग कैसे हैं? ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। ये सपोज चित्रकूट 1 हो गई, फिर यहाँ पे चित्रकूट 2, चित्रकूट 3, फिर यहाँ पर राधा कृष्ण, फिर यहाँ पर पुष्पकुंज। ओके, समझ में आया? अब ये तो पहला रेडियस था। अब चित्रकूट 2, 3, ये 3 है तो यहाँ पे 3। अब इसके पीछे भी सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी है उसके पीछे मतलब सेंटर से दूर भी सोसाइटी है।
ओके, सपोज मक्तमपुर में कोई सोसाइटी है, नर्मदा कॉलोनी ऐसा मान लो, नर्मदा कॉलोनी तो इस साइड है, नर्मदा बंगलोज मान लो, ओके वो इस साइड है, नर्मदा बंगलोज। तो नर्मदा बंगलोज मतलब क्या कि ये जो सोसाइटी है उसके पीछे, मतलब उससे भी दूर, सेंटर से वो और भी दूर है, सेंटर से वो सोसाइटी और भी दूर है, नर्मदा बंगलोज। फिर मान लो कि सेंटर से और दूर गए, यहां तू पहुंच गया अंकलेश्वर, ये अंकलेश्वर की सोसाइटी है। समझ में आ रहा है? तो मतलब सेंटर से तुम जितना दूर जाओगे, ये जो तुम्हारा कर्वेचर है जहां पर सोसाइटीज है वो है ऑर्बिट। ये है ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 1, ये पहली ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 2, ये दूसरी ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 3, ये तीसरी ऑर्बिट। समझ में आया? और ऑर्बिट के अंदर ये क्या है? ऑर्बिट के अंदर क्या है? सोसाइटीज। और सोसाइटीज में क्या होंगे? घर के अंदर कौन होंगे? हम लोग, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है, ये जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। घर को बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ऐसा समझ लो। सोसाइटीज जहां पर है वो क्या है? ऑर्बिट। लेकिन सोसाइटी के अंदर जो घर है, 1 फ्लोर का, 2 फ्लोर का, उसका शेप अलग अलग होगा, वो क्या है? ऑर्बिटल्स। एकदम रॉ लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी वैसे ही दे रहा हूँ, सो दैट तुम्हें समझ में आए। ऐसे पढ़ते रहोगे तो ये क्या है सब ऐसा लगेगा। ओके, तो एकदम बेसिकली मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे से r डिस्टेंस पे ये फर्स्ट रो है, मेरे से r2 डिस्टेंस पर सेकेंड रो में तुम लोग बैठे हुए हो, फर्स्ट रो में हिमांशु बैठा हुआ है, मेरे से r3 डिस्टेंस पर वो थर्ड रो है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये रो 1 है, तो मतलब वो n1 है, मतलब वो ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल नहीं, वो ऑर्बिट है। वो क्या है? ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। फिर वो वाली दूसरी ऑर्बिट, फिर तुम्हारे पीछे वाली तीसरी ऑर्बिट, लाइक दैट। डन। ये सारी क्या है? ऑर्बिट्स। और जिस जगह पर तुम बैठे हो, जो चेयर पर बैठे हुए हो, ओके, हिमांशु ब्लैक चेयर पे बैठा हुआ है, तो वो ऑर्बिटल है, ब्लैक कलर की ऑर्बिटल। तुम भी ब्लैक पर बैठे हुए हो, तो तुम भी ऑर्बिटल ही हो, ब्लैक कलर के ऑर्बिटल। लेकिन तुम सेकेंड ऑर्बिट की ब्लैक कलर की ऑर्बिटल पे हो, और हिमांशु फर्स्ट ऑर्बिट की ब्लैक कलर की ऑर्बिटल्स में है। ऑर्बिटल जैसे यहां पर है वैसे वहां पर भी हो सकती है। जैसा घर यही सोसाइटी में है, वैसा ही घर कोई दूसरी सोसाइटी में भी तो होगा। समझ में आ रहा है? और तुम लोग जहां बैठे हुए हो वो है इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? समझ में आया? सोसाइटी का एग्जाम्पल, ये हम क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लिया। और एक थर्ड एग्जाम्पल हमारा सोलर सिस्टम, बीच में सन है और ये सारी ऑर्बिट है कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट में सपोज डिफरेंट है, वीनस है, ओके, मार्स है, अर्थ है, डिफरेंट ऑर्बिट्स है ना, सबकी रेडियस अलग अलग है। एक ही रेडियस पे थोड़ी सब घूम रहे हैं, नहीं तो टकरा जाते कभी। ओके, तो सपोज ये सपोज हमारा बुध ग्रह है, उसकी ऑर्बिट है, फिर मार्स की है, फिर अर्थ की है, फिर और आगे गए तो आएगा पर्टिकुलरली सैटर्न आएगा, और वो सैटर्न, प्लूटो, नेपच्यून, प्लूटो तो अभी गिन नहीं रहे, लेकिन वो सब तो कितने दूर है, बहुत दूर है। डन। ओके, तो वो सारी क्या है? ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स में जहां पर हम एक्चुअल में है, ऑर्बिट तो ये पूरी ऑर्बिट है भाई, गोल 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 गोल, इतनी सारी सोसाइटी है। ओके, लेकिन सोसाइटी में भी इलेक्ट्रॉन क्या सब जगह है? सोसाइटी है, बहुत सारी सोसाइटी है, बहुत सारे घर है, लेकिन खाली घर भी तो पड़े हुए होंगे। सारे घर में आदमी लोग हैं ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम। तो वैसे ही सारे सोसाइटी, सारे घर में आदमी है ऐसा नहीं बोल सकते। वैसे ही पूरी की पूरी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं ऐसा नहीं। जहां ऑर्बिटल्स है वहीं पर इलेक्ट्रॉन है, बाकी कहीं जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, मूविंग है, वो गोल एक ही ऑर्बिट में मूव कर रही है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में नहीं जा रहे। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमें ऑर्बिट्स में अर्थ घूम रही है, एक पर्टिकुलर n इज इक्वल्स टू 3 पर अर्थ घूम रही है, तो n इज इक्वल्स टू 3 पर ही हमेशा घूमेगी, वो कभी n इज इक्वल्स टू 4 पे या n इज इक्वल्स टू 2 पे नहीं जाएगी। ऑर्बिटल्स डिफरेंट होंगे, यस, वो ऑर्बिटल्स के बारे में अभी हम देखेंगे। ऑर्बिटल्स डिफरेंट होंगे। जैसे कि हमारा घर एक ही ऑर्बिट पर है, जैसे कि तुम यहाँ क्लासरूम का एग्जांपल दिया, तो तुम और से हिमांशु, तुम दोनों, ओके, ईशा, तुम, हिमांशु, तुम लोग अलग अलग ऑर्बिट पर हो, लेकिन ईशा और तुम तो एक ही ऑर्बिट पर हो, लेकिन ऑर्बिटल्स तो अलग अलग है। तुम एक ही सोसाइटी में रह रहे हो,
बाजू बाजू में ही घर है तो तुम बोलोगे हम तो एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी ऑर्बिट सेम है, लेकिन घर तो अलग अलग है ना, घर अलग अलग है, ऑर्बिटल्स तो अलग अलग है, तो तुम टकरा नहीं जाओगे। और अगर घर एक हुआ वो भी हम देखेंगे, सपोज तुम और तुम्हारे भाई की बात कर रहे हैं, तो तुम और तुम्हारा भाई एक ही ऑर्बिट में हो और एक ही ऑर्बिटल्स में भी हो, एक ही ऑर्बिट में भी हो और एक ही ऑर्बिटल्स पे भी हो, फिर भी नहीं टकराओगे। क्यों? वो हम 4 क्वांटम नंबर अभी डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया। मैंने 2-3 एग्जांपल देके तुम्हें समझाने का ट्राई किया। क्या क्या है? एक सोसाइटी वाला एग्जांपल दिया, क्लासरूम वाला दिया, हमारे सोलर सिस्टम का दिया। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, डिफरेंट डिस्टेंस पर है तो वो ऑर्बिट है, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जहां पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का घर है, वो ऑर्बिटल्स है। डन? ओके, ये समझना है, ऐसा लिखा नहीं है बुक में। फिर ये ऑर्बिटल का मीनिंग क्या होता है यार? ऑर्बिटल मतलब क्या, ऑर्बिट मतलब क्या, तो वो समझ में आना चाहिए तुम्हें। ओके, हाँ बोलो। सर ऑर्बिटल्स के नंबर फिक्स होते हैं या बहुत सारे? नहीं, फिक्स नंबर है, मतलब सोसाइटी में फिक्स नंबर ऑफ घर ही है। हाँ, मतलब पहले ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन, हाँ, फिक्स है सब कुछ। वही अभी हम देखने वाले हैं कि सोसाइटी कितनी होगी वो भी फिक्स है, और सोसाइटी में कितने घर होंगे वो भी गवर्नमेंट ने सब फिक्स करके रखा है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। डन? ओके, समझ में आया? ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझ में आ गया कि जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिस्टेंस पर है वो पूरा पाथ क्या है? ऑर्बिट। और वही पाथ पर, वो पूरे पाथ पर नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो पाथ पर, ये पूरा पाथ है सपोज, ओके, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा पाथ है, तो ये पूरे पाथ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पर है, ओके, तो ये क्या है? ऑर्बिटल, और ये पूरी क्या है? ऑर्बिट। समझ में आया? पक्का? ये पर्टिकुलरली क्या है? ऑर्बिटल, और ये क्या है? ऑर्बिट। डन? पक्का? श्योर? ओके, चलो, तो ये हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की। और साई स्क्वायर क्या दिखा रहा था? मैंने अभी लिखा था यहाँ पर, साई स्क्वायर मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, 95% और अबोव इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी। मतलब क्या कि ये सपोज हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हें क्या, क्यों इसको ही फर्स्ट ऑर्बिट बोला? क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास वाली रेडियस पर जहां पर वेव मिलते हैं, क्या मिलते हैं? वेव मिलते हैं। तो यहाँ पर वेव मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे सारे वेव मिल रहे हैं, ये वेव, यहाँ पर वेव मिल रहा है, तो बोले वेव मिल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? बोले वेव मिल रहे हैं मतलब वहीं पर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? डी ब्रोगली बोल रहा है कि एवरी मैटर व्हिच इज मूविंग हैज अ वेव फंक्शन, वेव नेचर। तो यहाँ पे वेव मिल रहा है मतलब वहां पर कुछ मूविंग होगा मतलब वो मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ही होंगे। डन? समझ में आया? और ये तो क्या था? रीजियन था पर्टिकुलरली कि यहाँ पर होने के चांसेस है, और साई स्क्वायर कर दिया। साई का बदले हमने क्या कर दिया? साई स्क्वायर, मतलब ये ऑर्बिट है ऐसा समझो, और साई स्क्वायर मतलब, साई मतलब ये ऑर्बिट पे है क्या? वेव्स है, और वेव्स है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स है। और साई स्क्वायर मतलब क्या? हम थोड़ा बहुत आगे फंक्शन चले गए, आगे और पीछे, मतलब अब मैं टोटल इतने एरिया की बात कर रहा हूँ। देखो क्या समझे? साई मतलब क्या? ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट कहाँ होगी? जहां पे वेव मिलेंगे वहां पे ऑर्बिट होगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? जहां पे वेव है वहीं पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जहां, ये हमने ऑर्बिट पहले से डिसाइड नहीं की, समझो, ऑर्बिट पहले से डिसाइड नहीं की। जैसे कि मुझे यहां वेव मिल रहा है, आराम से, हाँ, जैसे कि ये है, मुझे यहाँ पे वेव मिल रहे हैं, ऐसे वेव मिले, ये वेव मिले इसलिए मैंने इसको फर्स्ट ऐसी ऑर्बिट नाम दिया, और वेव मिले ऐसा नहीं, पहले वेव मिले, ओके। और यहाँ पे वेव मिल नहीं रहे हैं बीच में, यहां से न्यूक्लियस से लेकर के यहां तक ही वेव मिल रहे हैं, ये बीच में वेव मिल ही नहीं रहे हैं। अगर वेव नहीं मिल रहे हैं मतलब कि वहां पर कोई भी मैटर नहीं है जो मूविंग होगा, और वही उसको ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब वहां वेव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब क्या? खाली जगह है। ये खाली जगह को क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन।
हाँ, नो मैन्स लैंड, वहाँ पे कोई मैन नहीं है। वैसे ही नोडल प्लेन मतलब वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर हमें वेव ही नहीं दिखाई दे रहा। भाई इलेक्ट्रॉन और वेव श्रोडिंगर ने बोला है जहाँ, और डी ब्रोगली ने बोला है ओके कि जहाँ पे वेव होगा मतलब क्या, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, मैटर भी है विच इज मूविंग, और जहाँ पे मैटर है मूविंग वाला वहाँ पे वेव भी होगा। ओके, तो समझ में आ रहा है ना पूरा कंसेप्ट? तो मतलब कि यहाँ पे वेव मिला इसलिए यहाँ, फिर यहाँ पर अब कहीं पे वापस मिल ही नहीं रहा है, फिर यहाँ पर वापस वेव मिले मुझे, ओह यहाँ पे वापस वेव मिले, अच्छा तो ये हमारा हो जाएगा n is equals to 2 लाइक दैट। अंडरस्टूड? देखो बहुत डीपली बता रहा हूँ मैं, ओके कॉलेज लेवल का इतना। मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट हमें मिले उसके बाद के जो वेव है वहां से सेकंड ऑर्बिट चालू। हाँ मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है हमारी, यहाँ पर वेव मिले थे, उसके बाद यहाँ पर कहीं पर वेव मिले ही नहीं, तो नोडल प्लेन वेव मिला ही नहीं, फिर अचानक से यहाँ पर वापस वेव मिलने लगे, तो जहां मिलने लगे पहला n is equals to 1 था तो ये n is equals to 2, फिर वापस कुछ नहीं मिल रहा है, फिर वापस मिल रहा है तो ये n is equals to 3 लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमें वेव मिले ऐसे। अब ये जो हमारी ऑर्बिट है वहीं पे वेव मिले हैं, ओके, और उसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, वही साई है फंक्शन हमारा, वेव मिले मतलब वेव फंक्शन साई, लेकिन हमने क्या कर दिया, साई का स्क्वायर। साई का क्या स्क्वायर? मतलब ये जो है उसके आगे का भी थोड़ा रीजन ले लिया और ये जो है उसका पीछे का भी थोड़ा रीजन ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते रहते हैं, फिक्स ने उसकी लोकेशन तो है नहीं। हमने उसमें देखा हाइजेनबर्ग में कि उसकी डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है, अगर फिक्स होती तो मोमेंटम और पोजीशन एक ही एक्सपेरिमेंट में हम चेक कर सकते थे, लेकिन फिक्स ही नहीं है, कंटिन्यूअसली इधर उधर टेढ़ा, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो जाएगा कहाँ पर। ओके, वैसी मूवमेंट है, तो हमने क्या कर दिया, आगे का और पीछे का भी वॉल्यूम ले लिया और मतलब स्पेस ले ली, तो इतने एरिया में n इज इक्वल टू ये 1 है और उसके आगे पीछे का भी थोड़ा एरिया ले लिया। अब इतने एरिया में जहां पर भी ये सब क्या है, ये पहले सिर्फ ऐसे ड्रॉ किया था वो था साई, लेकिन ये जो ड्रॉ किया है वो क्या हो गया, साई का स्क्वायर। तो यहाँ पर 95 और अबोव% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन वहीं पर होंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में वो क्यों नहीं था? कौन? वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में भी था। हाँ, फर्स्ट साई स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है क्यों? अभी करेंगे हम, वो भी करेंगे। यस, फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 ही क्यों है वो डिस्कस करेंगे। डन? ओके, समझ में आया? पक्का? तो ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, साई एंड साई स्क्वायर सब कुछ समझ में आ गया। साई तो मतलब ऑर्बिट जो है वही, वो क्यों साई है, क्योंकि वहीं पे वेव मिल रहे हैं तो वो साई है, वेव फंक्शन साई, वहीं पे वेव मिल रहे हैं मतलब वो साई है, और वो साई है इसलिए वहां पर क्या है, ऑर्बिट है। डन? और हमने साई का स्क्वायर कर दिया, मतलब ऑर्बिट का भी आगे पीछे का थोड़ा हमने स्पेस कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की वजह से, कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। अगर ये साई स्क्वायर के अंदर नहीं है मतलब हम मान लेंगे कि है ही नहीं उसके आसपास। अगर इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन लिया तो हम बोले इतना नहीं और ज्यादा, इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन लो, अभी यहां पर भी नहीं है मतलब हम मान लेंगे कि वो क्या है, नोडल प्लेन, वहां पर है ही नहीं। डन? समझ में आ गया? ओके, अब नोडल प्लेन कितने होते हैं वो उससे पहले क्वांटम नंबर की बात करते हैं। हमें 4 क्वांटम नंबर देखने थे। ओके, मतलब ऑर्बिट कितना होता है, नोडल प्लेन? हाँ अभी सब हम अभी करेंगे। नोडल प्लेन और ऑर्बिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। नोडल प्लेन तो वैसी जगह है जहां पर वेव है ही नहीं, वेव नहीं है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और ऑर्बिट क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का घर है मतलब ऑर्बिटल्स है, वो ऑर्बिट है। दोनों में डिफरेंस है ना, वहां जहां इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का घर ही नहीं वो क्या है, नोडल प्लेन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का घर है वो क्या है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स दोनों। डन? ओके, तो वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, साई स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा। देन ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स। तो ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा n इज इक्वल्स टू 1 से। अरे हाँ, तो ये हमारा वेव फंक्शन था, इसमें हमने सब कुछ समझ लिया। m क्या है, h क्या है, e क्या है, v क्या है, साई क्या है, x y z q दिया, ये सब कुछ हमने समझ लिया।
उसके बाद हमने ऑर्बिट समझा, उसके बाद हमने ऑर्बिटल्स भी समझा। डन। और अब धीरे धीरे करके हम चारों क्वांटम नंबर समझते हैं। तो सबसे पहला n, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n मतलब क्या, ये सपोज मेरा न्यूक्लियस है, यहां से ये पर्टिकुलर रेडियस पर हमें वेव मिल रहे हैं। ओके, ये पर्टिकुलर रेडियस पर ही वेव मिल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं पर होंगे। तो इसी को हमने नाम दे दिया n n इज इक्वल्स टू 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और ऑर्बिट 1, पहली ऑर्बिट जहां पर सारे घर है और इलेक्ट्रॉन है। डन। तो वो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। समझ में आया? अब ये प्रिंसिपल क्वांटम, अभी जैसे कि और दूर जाओगे तुम, और दूर गए तो और दूर गए, और अगर दूर गए तो ये क्या हो गया फिर, n इज इक्वल्स टू 2। डन। और दूर गए तो क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 3। सिंपल, जितने दूर जाते जाएंगे उतनी ऑर्बिट बढ़ती जाएगी। डन। पहले सपोज तुम वीनस पे रह रहे हो, फिर सपोज तुम अर्थ पे रह रहे हो, फिर सपोज तुम जुपिटर पे गए, फिर सपोज तुम सैटर्न पे गए, जितना दूर जाना हो सन से चले जाओ, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, चलो। तो ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि इसी को हमने, मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, एड्रेस, इलेक्ट्रॉन कहां रह रहा है उसका एड्रेस। ओके, जैसे हम बोले कि भाई तुम्हारा एड्रेस, तुम कहां रहते हो, तो तुम बोलोगे घर में। तो बोला ठीक है, घर में, तुम्हारा घर कहाँ है, ये सोसाइटी कहाँ आई, चित्रकूट सोसाइटी नंबर 3 झाड़ेश्वर रोड भरूच। ओके, तो भरूच तो है ही, झाड़ेश्वर रोड मतलब इस साइड जाओ तुम, रेडियली जाओ। ओके, अब चित्रकूट सोसाइटी मतलब क्या, कि ये सोसाइटी आ गई, वो ऑर्बिट है। फिर तुम बोलोगे चित्रकूट सोसाइटी नहीं, तुलसीधाम सोसाइटी, तो कोई और है, तो ये दूसरी ऑर्बिट आ गई। फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, राम वाटिका सोसाइटी, तो कोई और है। ओके, तीसरी सोसाइटी। अब ये सोसाइटी में भी कौन सा घर नंबर, कौन सा, A10 ऐसे। तो A10 मतलब हम जाएंगे अब ऑर्बिटल में जाएंगे। ऑर्बिट तो हमारा एड्रेस तो पता चल गया ना, कि तुम यहां से इतने दूर हो। समझ में आया? पक्का? देखो गलती ना हो, यहां से पर्टिकुलर जगह से, सेंटर से, न्यूक्लियस से तुम इतने दूर हो, तुम्हारा एड्रेस। तो क्वांटम नंबर क्या दे रहा है तुम्हें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दे रहा है, लोकेशन, एड्रेस। लोकेशन, एड्रेस मतलब क्या, लोकेशन, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का घर, और से फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स कितनी दूर है, वो कौन देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं बोल दूं एक इलेक्ट्रॉन है जो n इज इक्वल्स टू 1 में है, और एक इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल्स टू 3 पर है, तो मैं बोल दूंगा, तो मैं क्वेश्चन पूछूं कि तुम बताओ, चलो n इज इक्वल्स टू 3 वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, या n इज इक्वल्स टू 1 वाला, 3 वाला। सिंपल, नंबर से भी पता चल जाएगा। एट द सेम टाइम तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, वो क्या शो कर रहा है, एड्रेस। तो सबसे पहला होगा वो n इज इक्वल्स टू 1, फिर दूसरा n इज इक्वल्स टू 3, तीसरा n इज इक्वल्स टू 3, चौथा n इज इक्वल्स टू 4, तो वो एड्रेस शो कर रहा है ना, तो वो दो दे दिए है। अभी मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि सपोज तुम अभी यहाँ पर हो, अभी मैं बोलूं कि एक बंदा यहाँ ट्यूशन आ रहा है वडोदरा से, और एक बंदा ट्यूशन आ रहा है यहाँ पर से शक्तिनाथ से, तो तुम बोलोगे कौन ज्यादा दूर से आ रहा है, सर वडोदरा वाला दूर से आ रहा है, शक्तिनाथ वाला नजदीक से आ रहा है। क्यों? तुम्हें एड्रेस पता है कि भाई शक्तिनाथ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और वडोदरा यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, तुम्हें पता है। तो ये दूरी कौन डिसाइड की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तुम्हें पता चला कि कितना दूर है। तो एक चीज जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चली वो क्या है, दूरी। दूरी मतलब मैं लिख देता हूं क्या, डिस्टेंस। के सेंटर से, न्यूक्लियस से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, तुम्हारी ऑर्बिट की, तुम्हारी ऑर्बिट, तुम्हारा ऑर्बिटल, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, जो भी बोलो, वो कितना दूर है, वो कौन देगा, कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सर हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होगा, न्यूक्लियस। ओके, रेफरेंस पॉइंट न्यूक्लियस, और फर्स्ट हमारा लोकेशन इलेक्ट्रॉन का n इज इक्वल्स टू 1, उससे पहले कहीं पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा, जहां पर पहला वेव मिले वही n इज इक्वल्स टू 1। डन। जहां पर पहला मिले वही n इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो एक तो बता दिया डिस्टेंस, दूसरा क्या बताएगा, दूसरा बताएगा एनर्जी।
बताया था ना, न्यूक्लियस वही हमारा इससे पहले हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। तुम घर पर हो और मामा के घर पर हो, एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा होगी? मामा के घर पे। क्यों? रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना वहाँ पर, मम्मी पापा डांटेंगे वाटेंगे नहीं और मामा मामी लाड़ प्यार करवाएंगे, तो चला एनर्जी ज़्यादा है। जैसे जैसे तुम घर से दूर जा रहे हो तुम्हारी फ्रीडम बढ़ती जा रही है, और फ्रीडम बढ़ती जा रही है मतलब तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा उछल कूद करोगे। ओके, जैसे जैसे जू से ये क्या हो गया? मतलब बेचारा भी होता है। अच्छा चलो हम डिस्कस कंटिन्यू करते हैं। तो क्या जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो हमने पहले ही डिस्कस किया है। ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि और हमने बोला था एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एनर्जी क्या होगी? जीरो। हमने वो बोला डिस्कस किया था। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर जीरो एनर्जी कंसीडर की तो उससे नजदीक आएंगे तो हमने फिर माइनस साइन लिया था, इसलिए हमने ई के फॉर्मूला में -2.18 इंटू 10⁻⁻18 लिया था। याद है ना? पक्का? ओके, मतलब इन शॉर्ट अगर वो जीरो वाला भी भूल जाओ, लेकिन हमें ये तो पता चल गया क्या कि जितना न्यूक्लियस से सेंटर से दूर जाते जाएंगे उतना एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। डन? पक्का? ओके, ऐसा समझो न्यूक्लियस मतलब पुलिस स्टेशन है। अब पुलिस स्टेशन से जितना तुम दूर जाओगे उतनी मस्ती कर सकते हो, नजदीक में मस्ती की तो डंडे पड़ेंगे। ओके, आया समझ में? 18 इयर्स के नीचे भी जेल होती है, लेकिन वो जेल जैसी होती नहीं है, होती जेल ही है। कौन सा हाउस में रखते हो? हाँ, उसी को कोई पर्टिकुलर नेम है उसका, बट वो एक्चुअली जेल ही है। वैसी जो हम जेल बोलते हैं वैसी जेल नहीं है कि मतलब बिहाइंड दी बार्स रखे हुए एंड ऑल, अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन वो है तो जेल ही। तुम नहीं बाहर जा सकते, नहीं अंदर कोई आ सकता तुमसे ज्यादा मिलने, तुम फ्रीली कुछ कर नहीं सकते। वहां पर जैसे कैदियों को रखा जाता है, ये पत्थर तोड़ो, तो तुम्हें भी ये पढ़ना हो तो पढ़ो, लिखना हो तो लिखो। ये पर्टिकुलर जेल में वो जो छोटे बच्चे हो ना उनके लिए फिर पर्टिकुलर कि भाई ये तुम बनाओ, कुछ राखी बनाओ, फिर क्या तो जब रक्षाबंधन आएगी तो बेचने जाएंगे, पैसे मिलेंगे तो वो 5-10 रुपए तुम्हें जो मिले रख लेना। ऐसे ऐसे वो उनके पास ऐसे सब काम करवाते हैं। क्या 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 क्या? छोटे बच्चे ने बिलो 18 इयर्स तो क्या उसमें डालेंगे। 18 इयर्स तक उसमें डालेंगे, बड़ा हो जाए ना उसके बाद ले जाएंगे बड़ी जेल। 18 इयर्स तक वहां पर, फिर बड़ा हो गया तो बड़ी जेल। फिर ऐसा नहीं कि बड़े हो गए तो अब तो छोटा था तब गलती की थी, नहीं चलेगा। क्योंकि गलती भी वैसी है ना, तुमने चींटी नहीं मारी, तुमने किसी और को मार दिया। कल ही मैं कुछ देख रहा था वीडियो, तो उसमें एक विधायक एक एमपी को जेल हो गई। क्यों? उसने कुत्ते को मार दिया था। पंचायत सीरीज। हाँ, फर्स्ट एपिसोड में देख रहा था, तो वो बोले कि उसको कुत्ते ने मार दिया, कुत्ते को मार दिया उसने, क्योंकि वो जब भी जा रहा था तो कुत्ता बहुत भौंक रहा था। तो किडनैप करवाया और मार दिया। चलो, पंचायत सीरीज अच्छी सीरीज है, मतलब एकदम रॉ कॉमेडी है। जैसे हमारा वो तारक मेहता होता है ना, वैसे एकदम रॉ कॉमेडी। कुछ मतलब ज्यादा जो अभी की कॉमेडी होती है ना, उसमें सब डबल मीनिंग और नॉनसेंस सब डाल दिया है अभी की कॉमेडी में। बट ये जैसे जब हम तारक मेहता देखे तो वैसे कुछ डाला नहीं है, फैमिली शो, ओके, लाइक दैट, अच्छी कॉमेडी, एकदम नेचुरल। तो वैसी ही ये सीरीज है, एकदम रॉ कॉमेडी, गाँव, एकदम गाँव है। जैसे वो खाना खा रहा होता है, वो तंबाकू बम्बाकू खाते हैं ना, छैनी खाता रहता है, एक चाय ले लूं क्या? अभी अभी छैनी खाया है, थूकना पड़ेगा बोले। तो हम ऐसा नहीं, यहाँ पे एकदम रॉ ऐसे काम कर रहे हो, वो लोग ऐसे मावा वावा खाते हैं। तो अभी तुम्हारे घर पे भी वो आए ना एज अ गेस्ट, और तुम बोलो ना पानी चाय, नो बोल। क्योंकि सही में उनको अगर पानी भी पीना है ना तो वो थूकना पड़ेगा, और वो थूकेंगे कैसे भाई? 20 रुपए का डाला है। तो वो ऐसी रॉ, एकदम रॉ कॉमेडी है। ओके, वो रॉ कॉमेडी फिर अभी जिसको हंसी आए उसको आए, ऐसा है।
अच्छा चलो हम यहाँ पर थे। तो एक चीज तो हमारा क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, डिस्टेंस। और दूसरी बात हमने अभी डिस्कस की क्या, जैसे जैसे तुम घर से पुलिस स्टेशन से दूर जाते जाओगे वैसे तुम्हारी फ्रीडम बढ़ती जाएगी। फ्रीडम बढ़ती जाएगी मतलब एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो वो भी शो कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी शो कर रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, और से ऑर्बिट है वो ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा ही होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं बोलते कि जिस घर तुम ये घर में रहते हो हाँ पता है मतलब ये घर ऐसा क्यों है, ऐसे लाइक दैट। ओके, तो एक तो देता है क्या डिस्टेंस, दूसरा क्या शो करता है वो एनर्जी। जैसे कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा n = 3 में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन n = 1 में है, अब बताओ दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 3 वाले की ज्यादा होगी। सिंपल। ये कैसे पता चला? तुम्हें पता चल गया कि जितना दूर जाएंगे उतना एनर्जी बढ़ेगी और n = 3 न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। डन। ये दो चीजें पता चली। और क्या पता चल सकता है? और पता चल सकता है कि वो पर्टिकुलर सोसाइटी में घर कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट तो पहला n = 1 मतलब आ गया हमारा, लेकिन उसमें कितनी ऑर्बिटल्स होगी वो भी पता चल जाता है। कैसे? ये जो तुम्हारा ऑर्बिट का नंबर है ना उसका स्क्वायर कर दो, उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो क्या पता चलता है? चलो एक ही, हाँ बट 2 क्यों है? नंबर बताता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो कितने, एक सोसाइटी में कितने घर होंगे, एक रो में कितनी चेयर होगी वो भी पता चल जाएगा। किससे? कि कौन सी रो है, कौन सी रो है उससे पता चल जाएगा। जैसे कि n = 1 है, मैंने क्या बोला, कैसे पता चलेगा? स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर से पता चल जाएगा। तो n = 1 है मतलब ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट है। ऑर्बिटल्स कितनी होगी n = 1 पर? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। एक ही ऑर्बिटल होगी मतलब ये n = 1 है, यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल होगी, ओनली 1। और एक और चीज पता चलती है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ये सोसाइटी में, कितने घर होंगे वो भी पता चल जाएगा, और वो घर में कितने लोग होंगे वो भी पता चल जाएगा। ओके, तो कितने होंगे ये तो कितने रह सकते हैं बताता हूं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड और क्या पता चलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता चल सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n = 1 है तो वहां पे टोटल नंबर, ये पूरी की पूरी जो n = 1 है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये n² था, उसके आगे 2 लगा दो, 2n² जितने कितने होंगे? आगे 2 लगा दो, 2n² जितने, मतलब n = 1 है तो n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, मतलब पहली पूरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सिर्फ 2, इसीलिए 2 था। समझ में आया? इसीलिए जब हम कोई भी 9th में भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे पहला ऐसा ही लिखते थे कि 2, ना 1 ना 3, पहला ही कितना? 2। समझ में आया? पक्का। और वो जो वहां पे नेमिंग करते थे KLMN, वो कैसे करते थे? ये n के नंबर पे से n = 1 है वो क्या है? K, n = 2 L, ये क्या है? M, और आगे जाएंगे तो n = 4 क्या होगा? KLMN, फिर O, फिर P, वैसे। हाँ इतना ही था, बट जाना हो तो जा सकते हैं ऐसे। अंडरस्टूड? नहीं, वो पर्टिकुलरली जो भी जिसका भी मतलब थोड़ा बहुत भी इनपुट होगा ये सब स्टडी के बीच में, उनके इनिशियल्स दे देते हैं। जैसे कि हमने हमारे एलिमेंट थे उनका नाम कैसे डिसाइड किया था? लोकेशन के बेस पे, या साइंटिस्ट के बेस पे, या कंट्री के बेस पे। ओके, और जो गांव से निकला हुआ है वो गांव का नाम याद है ना? 9th में एलिमेंट्स के नेमिंग कैसे हुए थे वो था पूरा एक थियरी। तो वैसे ही सब कुछ डिसाइड होता है। इसमें नहीं है, नहीं, वो तो किसमें था कि एक पर्टिकुलरली स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो स्पेक्ट्रम में था कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, डन। ओके, अब देखो यहाँ पे से 4 चीजें तो पता चल गई तुम्हें। सिर्फ एक ही चीज पता चल जाए
कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, उससे तुम्हें डिस्टेंस पता चल गया, उससे तुम्हें एनर्जी पता चल गई, उससे तुम्हें पता चल गया कि कितनी ऑर्बिटल्स होगी, और उससे तुम्हें पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरी ऑर्बिट में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अंडरस्टूड। और एक चीज पता चलती है क्या, नोडल प्लेन कितने हैं, नोडल प्लेन कितने हैं, कितने नोडल प्लेन हैं। अभी देखो जैसे कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कहां पर है, मेरा इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पर है, कहां पर, n इज इक्वल्स टू 3 में, कहां पर है, n इज इक्वल्स टू 3 में। तो कितने नोडल प्लेन होंगे, नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू, नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू, नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू n-1, क्या, n-1। तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है वो ऑर्बिट पता करो। मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल्स टू 3 में, लास्ट इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 3 में है। 3-1 करेंगे तो क्या होगा, 2। तो दो नोडल प्लेन होंगे, एक तो देखो पहला वाला तो है, अब ये एक नोडल प्लेन है, मतलब खाली जगह जहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, और ये दूसरा है नोडल प्लेन, दैट्स इट। n-1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन। कोई मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो कितने होंगे, 4-1 मतलब 3, तो 1, 2 और 3। कोई मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, ओके, n इज इक्वल्स टू 2 में, तो 2-1 1, एक ही नोडल प्लेन, तो ये रहा। कोई मेरा इलेक्ट्रॉन होगा n इज इक्वल्स टू 1 पर, हाइड्रोजन फर्स्ट एंड लास्ट एक ही है, ओके, तो यहाँ n इज इक्वल्स टू 1 पर है, तो 1-1 0, मतलब उसके पहले एक भी नोडल प्लेन है नहीं। समझ में आया, पक्का, श्योर, नो डाउट। तो ये सब कुछ हमें पता चला किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। नोडल प्लेन से पता नहीं चल सकता उसकी लोकेशन, नहीं, नोडल प्लेन तो, नोडल प्लेन से पता चल सकता है उसकी लोकेशन, मतलब तुम्हें डायरेक्टली तो पता नहीं होगा ना कि कितने नोडल प्लेन्स है, डायरेक्टली कैसे पता होगा, अगर पता होगा तो लोकेशन पता चल सकती है, हाँ, वाइसे वर्सा है, ये पता है तो वो पता चल जाएगा, वो पता है तो ये पता चल जाएगा। डन, ओके। तो ये पूरा था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। डन, ये जितना भी कुछ उसके रिलेटेड, n के रिलेटेड यहाँ पर गिवन है वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज l। क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको क्या बोला जाएगा, l। ओके, अब ये कैसे होगा, तो ये डिपेंड करता है n के नंबर के ऊपर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, l। जैसे कि मेरा n इज इक्वल्स टू क्या है, 1, n इज इक्वल्स टू क्या है, 1, तो 1 के लिए मेरा l क्या होगा, l होता है n-1। क्या होता है, n-1, तो वो कितना होगा, n-1 मतलब क्या, 1-1 मतलब क्या, 0, मतलब क्या, 0, ओके। मतलब कि यहां पर l इज इक्वल्स टू, l से लेके 0, तो मतलब l इज इक्वल्स टू 0 जो होगी वो l इज इक्वल्स टू 0 को हमने नाम दिया है। जब भी l इज इक्वल्स टू 0 हो तो वो ऑर्बिटल का नाम है। ऑर्बिट तो पता है ना, n इज इक्वल्स टू 1 वाले ऑर्बिट है, लेकिन l इज इक्वल्स टू 0 हो वो ऑर्बिटल को हम बोलेंगे s ऑर्बिटल, नाम दिया हमने क्या, s ऑर्बिटल। डन, समझ में आया, क्या ध्यान दिया, s ऑर्बिटल। फिर हम सपोज n इज इक्वल्स टू 2 ले, तो क्या होगा 2-1 मतलब क्या, 1। तो जब l इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, 1 आ जाए, ओके, l इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, p ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, p ऑर्बिटल। फिर n इज इक्वल्स टू 3, तो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए l इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2, 3-1 2, तो उसको क्या बोलेंगे, जब l इज इक्वल्स टू 2 हो तब d ऑर्बिटल, ओके। और n इज इक्वल्स टू 4 हो तो l इज इक्वल्स टू 4-1 3 हो जाएगा, तो l इज इक्वल्स टू 3 वाली को क्या बोलेंगे, f ऑर्बिटल। तो s p d f, फिर g आएगा, फिर h आएगा, ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ तक नहीं, यहाँ तुम एफ तक पे तो खत्म हो जाएगा सब, लेकिन ऐसे आगे जा सकते हैं, जैसे के एल एम एन ओ पी ऐसे आगे जा सकते हैं, वैसे यहाँ भी आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दिखाया गया है एन एल, एन इज इक्वल्स टू 1 होगा तो एल इज इक्वल्स टू क्या है 0, एन माइनस 1। ओके, तो एल इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, एस ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है एस ऑर्बिटल सब क्या सीक्वेंस वो मैंने बोला ना कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली नहीं, कौन से अकॉर्डिंगली है मैंने बताया ना, सब कुछ इकट्ठा करके साइंटिस्ट ने जिन्होंने इनपुट दिए है वो सब। इट्स नॉट अबाउट ABCD बनाना है या 1 2 3 4 5 बनाना है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके हाँ, तो एन एल फिर उसका आ गया एस ऑर्बिटल। फिर अगर n इज इक्वल्स टू 2 होगा, ओके, और l इज इक्वल्स टू 0 होगा, देखो क्या कैसे नेमिंग किया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 1 और l इज इक्वल्स टू 0। मैंने बोला ना l इज इक्वल्स टू 0 हो तो क्या आएगा s, l इज इक्वल्स टू 1 हो तो क्या आएगा p, l इज इक्वल्स टू 2 हो तो d, l इज इक्वल्स टू 3 हो तो f। तो अगर ऐसा समझो कि n इज इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, पहली ऑर्बिट। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि यहाँ है ऐसे, ये क्या है मेरा n इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर मेरा कोई एक घर है, ओके, ये घर कौन सा है, n इज इक्वल्स टू 1 मतलब l इज इक्वल्स टू 0 और l इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, ये घर का नाम क्या है, s ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल है, लेकिन s ऑर्बिटल तो भाई यहाँ पर भी होगी ना, s ऑर्बिटल तो ये है क्या है, n इज इक्वल्स टू 2 तो यहाँ क्या s जैसा s नहीं होगा, यहाँ भी होगा। जैसे कि ये भी एक घर है, n इज इक्वल्स टू 2 में भी इसके जैसा ही घर है, इसका नाम भी क्या है, s ऑर्बिटल। इसमें और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह रहा है, डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, पता ही है हमें भाई, ये n इज इक्वल्स टू 2 वाला है, ये सोसाइटी वाला घर है और ये दूसरी सोसाइटी वाला घर है। मतलब ये s को करके लिख सकते हैं, फर्स्ट उसमें एक ही s है, यस करेक्ट, एक ही घर है, एक ही s है, क्योंकि नंबर ऑफ घर भी कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, वो हमने बोला ना n का स्क्वायर, तो पहले में तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मतलब एक ही घर होने वाला है। फिर n इज इक्वल्स टू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, सेकंड में कितने, देखो हमने बोला ना कि n के नंबर से, n के ऊपर से क्या क्या चीजें मिलेगी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब n स्क्वायर, तो पहले में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी, 1 का स्क्वायर 1, तो सिर्फ n इज इक्वल्स टू 1 में एक ही घर होगा, s वाला। फिर n इज इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर मतलब टोटल कितने घर होंगे, 4 घर होंगे। अब वो 4 घर देखते हैं, देखो तो n इज इक्वल्स टू 2 में 4 घर होंगे, एक घर तो मिल गया क्या, s। अभी मुझे ये दोनों के, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, तो तुम बोल दोगे सर ये n इज इक्वल्स टू 2 वाला s है और ये n इज इक्वल्स टू 1 वाला s है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे 2s से और इसको हम डिनोट करेंगे 1s से। ये 1 शो कर रहा है ऑर्बिट का नंबर और s शो कर रहा है ऑर्बिटल का शेप, s ऑर्बिटल। डन, समझ में आ गया पक्का, ओके। तो ये 2s है, ये 1s है। अब हमने क्या बोला कि n इज इक्वल्स टू 2 में तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी 4, तो ये तो अभी कितना हुआ, सिर्फ एक ही हुआ है, तो दूसरी भी होती है, कौन सी, p, क्या होती है p, तो p के लिए तो l इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए था 1, तो देखो n इज इक्वल्स टू 2 में l इज इक्वल्स टू कितना है 1, तो 1 के लिए क्या होता है p, तो मेरा यहाँ पर एक है ऐसे p, क्या है p, लेकिन अगर p हो तो भी तो 2 ही हुई, मुझे तो 4 घर चाहिए, तो एक्चुअल में p अकेला नहीं है, p x है, p y है और p z है। वो हमें कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट हमारा ml, जो हमने ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड किया है, उससे पता चलेगा कि ये px है, ये py है और ये pz है। तो अभी वो डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आते हैं, लेकिन यहाँ पे 1s और 2s कैसे लिखते हैं पता चल गया, ओके। अब देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस किया, हाँ बोलो क्या नेमिंग, तो देखो हमने क्या किया, n इज इक्वल्स टू क्या है 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। अब l जो हमारा
एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा L, उसका फॉर्मूला है n-1, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। 0 मतलब क्या s, ओके। फिर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए क्या होगा L इज इक्वल्स टू 2 - 1 मतलब 1, ओके। तो 1 के लिए हमने क्या नाम दिया है p, ओके। 1 के लिए हमने क्या नाम दिया है p। फिर यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3 है, तो n - 1 मतलब 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और L इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमने क्या नाम दिया है d। L इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 के हमने क्या नाम दिया है f। तो वैसे ही नेमिंग है s p d f। अगर L इज इक्वल्स टू 0 हो तो s कभी भी डन, ओके। अब हम डिसाइड कर रहे हैं क्या तीसरा वाला, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, घर तो डिसाइड हो गया, n इज इक्वल्स ऑर्बिट डिसाइड हो गई, सर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी क्यों 2 ही होते हैं, वो हम ये सब NLMN पढ़ ले, उसके बाद 3 रूल्स पढ़ने हैं हमें, आउफबाउ, पॉली एंड हुंड। 3 रूल है, ओके। आउफबाउ, पॉली एंड हुंड, उसमें हमें पता चलेगा कि 2 ही क्यों, मतलब एक घर में 2 ही रह सकते हैं, ओके। एक घर में सिर्फ 2 लोग ही रह सकते हैं, वैसे ही घर बनाए हैं हमने छोटे छोटे। आउबाउ किसी का साइंटिस्ट का नाम नहीं है, उसका मीनिंग होता है जर्मन लैंग्वेज में कंस्ट्रक्शन, अरेंजमेंट, इसलिए रूल का नाम ऐसे है। कोई साइंटिस्ट का, हाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं, आउबाउ ने ये बताया था, वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। उसको जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट, ओके। हाँ पॉली और हुंड साइंटिस्ट का नाम है, ओके। हाँ चलो, तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ML मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML। ये ML क्या होगा, प्लस और माइनस L, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस L, ओके। तो देखो यहाँ पे बुक के सीक्वेंस में जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें n² वाला बता दिया, KLMN बता दिया, अब ये L आया तो L के लिए भी मैंने बता दिया क्या n-1 वैसे ही, और SPDF डिसाइड करेंगे वो। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे, ओके। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल्स और सब लेवल्स, मतलब कि एक देखो ऑर्बिट को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं क्या, शेल, और ऑर्बिटल्स को क्या नाम देंगे, सब सेल। सब घर की सोसाइटी के अंदर, एक तो है सोसाइटी के अंदर भी घर, उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। तो सब सेल मतलब शेल और सब सेल, ओके। तो सब सेल के लिए भी हमने बोला है। अब देखो सब सेल कुछ भी हो सकता है, मतलब कि n इज इक्वल्स टू हमारे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, n इज इक्वल्स टू 1 तो मतलब क्या, वो पहली ही जगह जहां पे वेव्स मिल रहा है, तो 0 तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता ना, फिर n इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा अब देखो n की वैल्यू 1 ली और L की वैल्यू क्या मिलेगी उसके लिए 0, तो फिर सब सेल का नोटेशन क्या होगा 1s, क्यों, क्योंकि n क्या शो कर रहा था 1 और L 0 मतलब क्या s, तो 1s। अगर n की वैल्यू 2 हो और L की वैल्यू क्या हो 0, तो n मतलब तो ये 2 दिखा रहा है वो, तो 2 और 0 मतलब क्या s, तो 2s। हाँ L 0 भी आ सकता है, मतलब ये तो क्या शो कर रहा है कि n इज इक्वल्स टू 2, तो L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू आएगी 2 - 1 1। अभी 2 - 1 1 मतलब मैक्सिमम क्या होगा, 1 मतलब क्या P, तो मतलब तुम यहाँ P तक जा सकते हो, लेकिन P तक जा सकते हो, S तो है ही, 0 तो है ही, मतलब क्या, इसको अगर तुम बोलो L की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, ऐसे याद रखो। L की वैल्यू कहां से कहां होगी 0 to n-1, तो 0 तो होगी ही, L इज इक्वल्स टू 0 तो है ही, एंड वहां से लेकर के कहां तक n-1 तक, तो L की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 है ही s। n की वैल्यू 1 ली तुमने, तो 0 तो है ही, और 1 - 1 1, मतलब 0 और 1 2 हुए। फिर n की वैल्यू 3 ली तुमने, तो 0 तो है ही, और 3 - 1 2, मतलब 0 1 2, टोटल इतनी है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ तो सब में भी s होगा ही, s ऑर्बिटल हर जगह होगी, मतलब सेक्रेटरी का घर हर सोसाइटी में होगा।
ओके लाइक दैट। तो L इज इक्वल टू 0 टू N इज इक्वल टू 1, मतलब क्या कि 1s, फिर ये क्या हो गया 2s, फिर 2 और 1 मतलब क्या, N इज इक्वल टू 2 है और L इज इक्वल टू 1 मतलब P। डन। अभी 1p हो सकता है क्या, 1p तो 1p मतलब क्या, देखो इसका मतलब क्या मैं पूछूं अगर तुम्हें, 1p का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 1, क्योंकि p के लिए L क्या है 1। भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि L तो हमेशा मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम, ये तो मिनिमम है 0। हाँ करेक्ट, ये 0 मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, n-1 ही हो सकता है L मैक्सिमम। तो n-1 हो सकता है, तो 1-1 तो 0 है, मतलब मिनिमम भी 0 और मैक्सिमम भी 0, तो 1p पॉसिबल नहीं है। डन। 1d पॉसिबल है क्या, 1d भी कहाँ, p नहीं पॉसिबल तो d कहाँ से है, इसके लिए n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d, d मतलब क्या 2, तो ये ज्यादा हो गया, ये बड़ा हो गया, माइनस में आ जाएगा, n माइनस l, n माइनस 1, तो ये क्या हुआ 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो मतलब 0 से ज्यादा तो l हो ही नहीं सकती, n इज इक्वल टू 1 हो तब। मतलब जो सर वो ऐसे s के आगे या p के आगे जो डिजिट लगाते हैं वो तो n है, वो तो n है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, हाँ वही शेल, यस हाँ शेल। डन, समझ में आया, कोई बात नहीं, आराम से जहां पर भी ऐसा लगे ये क्या है तो पूछ लेना, लेकिन गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा जाना है, पूरी केमिस्ट्री 11th 12th की इस पे टिकी हुई है। ओके ये देखो, तो ये पता चल गया, मतलब 1p 1d 1f वो सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 1-1 0, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है s, मिनिमम भी 0 और मैक्सिमम भी 0। अब n इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं 2, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए L क्या मिलेगा 1, तो मिनिमम तो 0 है और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1, 2-1 क्या 1, तो मतलब 0 से लेकर के L कहां तक जाएगा 1 तक। n इज इक्वल टू 2 के लिए L कहां से कहां जाएगा, 0 से लेकर के कहां तक जाएगा 2-1 मतलब 1 तक, तो एक तो होगा 0 और दूसरा होगा 1, 0 के लिए s और 1 के लिए p, तो n इज इक्वल टू 2s भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 2p भी हो सकता है, p भी हो सकता है, लेकिन 2d नहीं हो सकता। फिर से बता रहा हूं, n इज इक्वल टू 2 लिया, n इज इक्वल टू 2 मतलब l की डेफिनेशन क्या है 0 to n-1, तो ये 0 है to n-1, 0 तो मिनिमम है, 2 मैक्सिमम कितना जाएगा n-1, n कितना है 2, 2-1 कितना होगा 1, मतलब 0 to 1 मैक्सिमम जा सकता है, तो मिनिमम कितना है 0, फिर 0 के बाद क्या आएगा 1, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है 1। n इज इक्वल टू 0 हो तब उसकी कौन सी ऑर्बिटल है s, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1 हो, ये क्या है, किसकी वैल्यू है l की, ये l की वैल्यू है, l इज इक्वल टू 1 हो तो कौन सी ऑर्बिटल है p। समझ में आया। अब अगर n इज इक्वल टू 3 लिया, तो 3 के लिए l की वैल्यू कहां से कहां होगी, मिनिमम तो 0 होगी, मिनिमम 0 तो होगी ही, और मैक्सिमम कितनी होगी, ये है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितनी होगी n-1 जितनी, n-1 मतलब 3-1 क्या हो जाएगा 2, तो मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 भी हो सकती है। 0 हो तो हम उसको बोलते हैं s, 1 हो तो p, 2 हो तो d, मतलब n इज इक्वल टू 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है 3s 3p एंड 3d, 3f नहीं होगा, 3d तक जा सकते हैं हम। समझ में आया। अरे अभी तो डिस्कस किया, ये 1p क्यों नहीं होता, उसी रीजन से 3f नहीं होगा, 1p नहीं होता उसी रीजन से 3f नहीं होगा। ये लो भाई 3f, तो सब 4f हो सकता है, 4f तो हो सकता है, 3f नहीं हो सकता। इसके लिए अगर गिनेंगे तो n इज इक्वल टू 3 है, l क्या होगा 0 तो होगा ही, और दूसरा मैक्सिमम क्या होगा n-1 मतलब क्या 3-1 इज इक्वल टू 2, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, तो 3 हो ही नहीं सकता, तो f हो ही नहीं सकता। डन, तो ये हमने सारे डिस्कस किए, तो देखो यहाँ पर 3d है, 3f नहीं हो सकता, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f,
तो n इज इक्वल टू, देखो कहाँ से जा रहा है, कितनी ऐसी बन रही है सब शेल्स नोटेशन, 1s, 1p हो नहीं सकता, फिर 2 पे आ जाएंगे, 2 पे क्या क्या है, 2s है, 2p है, 2d नहीं हो सकता, ठीक है, फिर 3 पे आते हैं, तो 3s, 3p, 3d, फिर 3f नहीं हो सकता, फिर 4 पे जाते हैं, तो 4s, 4p, 4d, 4f, 4g नहीं हो सकता, फिर 5 पे जाते हैं, तो 5s, 5p, 5d, 5f, 5g भी हो सकता है, 5h नहीं हो सकता। इन शॉर्ट याद रखना हो तो n जितना है ना वहां तक ही जा सकते हो, n अगर 2 है तो तुम कहां तक जा सकते हो, p तक जा सकते हो, 2, n इज इक्वल टू 2, मतलब तुम 2 ऑर्बिटल्स तक जा सकते हो, ऑर्बिटल्स तक, n इज इक्वल टू 2 मतलब ऑर्बिट 2 है, और ऑर्बिटल भी 2 ही होगी, कौन कौन सी, s और p। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो ऑर्बिटल्स भी कितनी होगी, 3 ही होगी, s, p और d, 3f नहीं होता है। n इज इक्वल टू 4 है तो ऑर्बिटल्स भी कितनी होगी, 4, s, p, d और f, g नहीं होगी। डन। तो देखो 1 है तो उसके लिए एक ही है s, 2 है तो उसके लिए 2 होगी, 2s एंड 2p, 3 है तो उसके लिए होगी 3s, 3p एंड 3d, 4 है तो 4s, 4p, 4d, 4f। आया समझ, पक्का, श्योर। तो मैं एक वैल्यू बता रहा हूं कि मेरे पास है 5h, इसके लिए मुझे तुम n और l की वैल्यू बताओ। n 6, n इज इक्वल्स टू, हाँ n इज इक्वल्स टू 5, जो आगे देख रहा है वही तो n है, और l इज इक्वल्स टू, l इज इक्वल्स टू 0 to 4, बोलो 4 सही है लेकिन 0 to 4, 0 पॉसिबल है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, s, p, d, f और h। डन। सर जी, क्या फाइन नहीं है, F नहीं। के बाद G, Yes, sir. H थोड़ी, F के बाद G, f एंड g, ओके, तो तो सर एच भी पॉसिबल होना चाहिए, क्यों 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, हाँ 0 को भी अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अच्छा चलो बताओ 4p के लिए बताओ n और l की वैल्यू, n होगा 4, n होगा 4 और l होगा 0 to 3, 0 to 3, मतलब 0 1 2 3, s, p, d, f, मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा 4f तक जा सकते हो, 4g नहीं हो सकता, अंडरस्टूड। तो दो क्वांटम नंबर, अभी देखो जैसे पहला क्वांटम नंबर था n, जिससे तुम्हें डिस्टेंस पता चला, जिससे तुम्हें एनर्जी भी पता चली, जिसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी पता चल जाएगी, और जिसमें 2n स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे, 2n स्क्वायर में तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे, और नोडल प्लेन भी हमें पता चलता है n-1 कर। डन। अगर n is equal to 3 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 28, पर हम n इज इक्वल्स टू क्या है, 3, n इज इक्वल्स टू 3, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या बोला, 2n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। पर हमने 9th में तो पढ़ा था कि 2 8 8 32 ऐसे क्यों पढ़ा था? करेक्ट, वो अभी जब हम समझेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो हम समझते थे वो क्या था, k l m और n, वैसे हम समझते थे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि n इज इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट है, उसमें टोटल कितने हमने देखे, 18, करेक्ट, तो वैसे ही तो करते थे 2 8 8 18। ये देखो ये क्या है, n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, के में 2 ही तो भरते थे पहले। फिर l, तो l के लिए n इज इक्वल्स टू क्या है 2, तो फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर, मतलब 2 और 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, मतलब क्या 8, तो l में 8 ही भरते थे। n इज इक्वल्स टू 3 अभी जो तुमने बोला, तो n इज इक्वल्स टू 3, 2n स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर, तो 2 3 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल्स टू 18, तो 2 8 18 18 32 ऐसे ही तो भरते थे। नहीं, 2 8 8 फिर 32, नहीं 16 के बाद करेंगे 16 कहाँ से आया बीच में, सर 16 नहीं तो देखो ऐसे ही भरते थे,
288 नहीं, 28 मतलब हाँ तुम ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात कर रहे हो, वो अलग चीज है। ऑक्टेट कंप्लीट करना अलग है, ऑक्टेट मतलब 8, हाँ, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करना अलग चीज है। वो क्या है वो अभी हम समझेंगे, ओके वो हम समझेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये देखा 2, 8, 18। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, मतलब आ गया ना 32। समझ में आया? तो 2, 8, 18, 32 टोटल। लेकिन ये जो 8, 8, 18, 18, 32 वो वाली बात कर रहे हैं ना, वो हम ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही अभी तुम्हें लिखनी नहीं है, अभी नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे। किसके बेस पे? S, P, D, F, उसके बेस पर, KLMN के बेस पर नहीं। ये जो लिखते थे वो कौन से लिखते थे? KLMN के बेस पर, कि K में इतना, L में इतना, M में इतना। अब हम लिखेंगे कि S में इतने, P में इतने, D में इतने, 4, F में इतने। वो यही चैप्टर में अभी लास्ट टॉपिक वही है। ओके, सो दैट वी विल डिस्कस। बट ये समझ में आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, तो हम कर क्या रहे थे ये मैंने तुम्हें बताया क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर देखें हम तो थर्ड है हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल। क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml, और फिर स्पिन क्वांटम। लेकिन क्या करें, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इतना रखते हैं। ओके, लेंथी हो जाएगा इसलिए, मतलब फिर जल्दीबाजी में मजा नहीं आएगा। ओके, क्योंकि बहुत डिटेल्ड समझना है हमें। अंडरस्टूड? तो हमने क्या क्या समझा? हमने पूरा स्टार्ट किया श्रोडिंजर से। ओके, कि श्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन दिया, वेव इक्वेशन दिया, उसमें सारी टर्म्स क्या बोल रही है वो समझा। वो समझने के बाद हमने बोला कि ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल नंबर और वेव इक्वेशन पता होंगी सारी, सब वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है पता कर सकते हैं। फिर सब कुछ क्या डिनोट करते हैं वो देखा, साई स्क्वायर एंड ऑल। उसके बाद हमने ऑर्बिटल समझना, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में समझा, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में, फिर साई और साई स्क्वायर के बारे में समझा, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बारे में हमने पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन किया, उससे क्या क्या चीज़ें पता चलेगी। और फिर हमने बात की हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर l के बारे में। डन? सो l से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि कितनी ऑर्बिटल्स है। मतलब ऑर्बिटल्स तो हमने बोल दिया कि भाई n स्क्वायर करोगे उतनी ऑर्बिटल्स है। ओके, तो मतलब n इज इक्वल्स टू 2 है, तो ऑर्बिटल्स वहां पे कितनी होगी? 4। लेकिन n इज इक्वल्स टू मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स होगी। तो l से हमें क्या पता चला कि भाई अगर मैं n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 करूं तो वो क्या मिलेगा? 1। मतलब l की वैल्यू 2 होगी, एक तो 0 और एक तो 1। मतलब कौन कौन सी ऑर्बिटल्स होगी? घर होंगे 4, वो तो पता चल गया था n से। लेकिन ये 4 में भी कौन कौन से शेप के, कौन कौन से आकार, मतलब उनका शेप, वो उनका पर्टिकुलर कौन से टाइप का होगा। ओके, डिलक्स होगा, वन स्टोरी बिल्डिंग होगा, ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर वाला होगा, वो डिटेल्ड पता चलती है किससे? s से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी वो n से पता चल गया, n स्क्वायर कर दिया तो पता चल गया 2 का स्क्वायर तो 4। लेकिन ये 4 में भी कौन कौन सी होगी तो वो हमें पता चलता है 2 माइनस 1 मतलब 1। मतलब L इज इक्वल्स टू 0 एंड L इज इक्वल्स टू 1। L इज इक्वल्स टू 0 मतलब S और L इज इक्वल्स टू 1 मतलब P। तो S और P तो 2 ही हुई, 2 नहीं हुई, P में 3 है, PX, PY, PZ। मतलब जो हमने बोला ना कि यहाँ पर अगर सपोज P है तो P में X कोऑर्डिनेट भी है, Y कोऑर्डिनेट भी है और Z कोऑर्डिनेट भी है। तो हमने बोला कि PX, PY एंड ये ले लिया और ये सपोज PZ, तीनों डायरेक्शन में हो सकती है। इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के डायरेक्शन में भी हो सकता है, y की डायरेक्शन में भी हो सकता है और z की डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो p में कितनी है टोटल? px, py, pz 3। तो p में 3 और एक x तो था, एक s तो था, तो 3 + 1 4 हो गए। तो हो गया n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमने बोला कि n स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो तो n से पता चल गया, लेकिन ये 4 कौन कौन से होंगे वो हमें l से पता चल रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चल रहा है कि l इज इक्वल्स टू 0 to n - 1। तो 0 तो है ही और 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। मतलब 0 और 1 मतलब एक s और ये p, ये p है। लेकिन इसमें भी हमने बोला टोटल तो कितनी है? 4। तो यहाँ पर 3 है, px, py एंड pz हो गई टोटल 4। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? तो
अभी जितना हमने क्लास लिया उतना ही क्लास, मतलब मे बी 1 आवर 1.5 आवर जैसा हम कंप्लीट करें ना, ओके। तो पूरा ये चारों क्वांटम नंबर हम अच्छे से डीपली समझ पाए, बट उसके बाद भी बहुत डिटेल्ड में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए उसके पहले रूल्स पता होने चाहिए। तो वो रूल्स है आउबाउ, पॉली एंड हुंड वाला, और वो सब पता चल जाए फिर तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरना सिखाऊंगा। कि सपोज ऑक्सीजन ले लिया, भरो अभी, तो पहले तो तुम भर देते थे 2 और 6, बात खत्म। लेकिन अभी 2 और 6 नहीं है, तुम बताओ S में कितने हैं, P में कितने हैं, तो तुम बोल दोगे सर S में 2 है, क्यों? अभी हमने बोला ना ये 1 है और ये 3 है, ओके। तो सब में 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो ये घर में 2, फिर ये घर में भी 2, फिर ये घर में भी 2, ये घर में भी 2, सर हो गए ऑक्सीजन के 8। सही बात है, हो गए, ऐसे ही भरने हैं, ओके। तो कैसे भरेंगे? S में 2, मतलब ये कौन सा S है? 1S में 2, फिर 1 में P तो होता नहीं, तो 1 में P नहीं होता, मतलब एक भरना बाकी रह गया, क्या? 2S। ऑक्सीजन के लिए भरना हो तो हम कैसे भरेंगे? पहले 1S में भर दिए 2, फिर 1P तो होता नहीं है, फिर 2S होता है तो 2S में भर दिए वापस 2, फिर 2P भी होता है तो 2PX होता है, 2PY होता है और 2PZ होता है। लेकिन उसको छोड़ो, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि 2P में कितने भर सकते हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, मतलब टोटल कितने भर सकते हैं? 6। टोटल 3 है ना, तो 6 भर सकते हैं, तो ये 4 तो हो गए और दूसरे 4 बाकी है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ऐसे लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p4 ऐसे। लेकिन इसके लिए भी हमें वो 3 रूल आउबाउ, पॉली, हुंड वो पता होना चाहिए, और अभी तो 2 क्वांटम नंबर भी बाकी है हमारे, वो भी पता होना चाहिए, फिर जाके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जल्दबाजी में मजा आएगी नहीं, इससे अच्छा है जो भी हो अच्छे से डिटेल्ड में समझ जाओ, तो ऐसे यहाँ समझोगे और यहीं पे पक्का हो जाएगा, ओके। ऐसा हम समझेंगे कि यहीं पर सब समझ में आ जाएगा, घर जाके पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए फिर क्वालिटी के लिए टाइम तो लगेगा, ओके। सो आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डन, ओके।